एक देश के लिए उसकी स्पेशल फोर्स यूनिट एक ऐसी चीज है जिस पर वो हमेशा गर्व महसूस करता है। वो खतरों से निपटते हैं, टॉप सीक्रेट मिशंस को अंजाम देते हैं और वहां पहुंचते हैं जहां दूसरे सोल्जर्स जाने से भी डरते हैं। टफ ट्रेनिंग से लेकर अंडर कवर ऑपरेशंस तक ये बेहतरीन यूनिट्स किसी भी हद तक जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ ऐसे ही खूंखार कमांडोज फोर्सेज। मार्कोस भारत की नौसेना दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिलिट्री फोर्सेज में से एक है और उनमें से सबसे ऊंची रेपुटेशन है उनके मरीन कमांडो फोर्स की, जिसे मार्कोस के नाम से जाना जाता है। इस यूनिट को 1985 में बनाया गया था और पहले इसे इंडियन मरीन स्पेशल फोर्स के नाम से जाना जाता था। तब से एक स्पेशल ऑपरेशन फोर्स के रूप में इसे एक खतरनाक और भयानक यूनिट माना जाता है। एक यूनिट में लगभग 2000 ऑपरेटिव्स हैं। ये फोर्स कई खतरनाक आतंकवाद विरोधी मिशंस का हिस्सा रही है, जिससे उन्हें द फ्यू एंड द फियरलेस के नाम से जाना जाता है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि यूनिट में सिर्फ सबसे बेहतरीन कैंडिडेट्स ही आए, सभी एप्लीकेंट्स का इंडियन नेवी में पहले काम किया होना जरूरी है। उसके बाद उन्हें 3 दिन के एक मुश्किल प्री सिलेक्शन प्रोसेस से होकर गुजरना होता है, जो उनकी फिजिकल और मेंटल फिटनेस को चेक करने के लिए किया जाता है। इतना मुश्किल होता है कि लगभग 80% एप्लीकेंट्स को निकाल दिया जाता है। सिलेक्ट हो जाने पर उनके माइंड और बॉडी की लिमिट को टेस्ट करने के लिए उन्हें 5 हफ्तों की मुश्किल ट्रेनिंग का सामना करना पड़ता है। इसमें 132 पाउंड बैकपैक के साथ हर हफ्ते 74.5 मील पैदल चलने जैसी एक्सरसाइजेज शामिल हैं। ये हर हफ्ते अपनी पीठ पर एक दूसरे आदमी को लेकर 3 मैराथन दौड़ने जैसा है। अगर वो इस मुश्किल ट्रेनिंग को पार करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो सिलेक्शन के दूसरे राउंड में आ जाते हैं, जिसे हेल वीक कहा जाता है। खतरनाक यूएस नेवी सील ट्रेनिंग पर आधारित इसमें 5 दिन और 5 रातों की मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें हर दिन 20 घंटे तक की फिजिकल एक्सरसाइजेज शामिल होती हैं। कैंडिडेट्स को पूरे हफ्ते के लिए हर रात सिर्फ 4 घंटे की नींद मिलती है, लेकिन जब उनके दिमाग नींद से नरम हो जाते हैं तो उनके शरीर को कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता है। बहुत थका होने के बाद भी कैंडिडेट्स को द डेथ क्रॉल के नाम से जाने जाने वाले रास्ते में 55 पाउंड का भारी बैग उठाकर पैर के ऊपर तक मिट्टी में आधा मील तक दौड़ने के लिए कहा जाता है। दोस्तों, मैं तो इसे एक परफेक्ट टाइटल ही कहूंगा। उसके बाद उन्हें 1.5 मील लंबे ऑब्स्टिकल कोर्स को पार करना होता है। फिर एक शूटिंग चैलेंज होता है, जिसमें उन्हें एक टारगेट पर गोली चलानी होती है, जिसके ठीक पास में एक दूसरा कैंडिडेट खड़ा होता है। भाई, ऐसा करने के बाद टारगेट की बात छोड़िए, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी हाथ स्थिर रह पाएगा। इस कड़ी आजमाइश के बाद ही कैंडिडेट्स अपनी बेसिक ट्रेनिंग शुरू करते हैं। आगे 2 से 3 साल की स्पेशल ट्रेनिंग पर जाने से पहले उन्हें हथियार चलाना, करीबी मुकाबला, पैराशूटिंग और डाइविंग में महारत हासिल करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन द्वारा 13 हफ्तों की ट्रेनिंग दी जाती है। अनकन्वेंशनल लड़ाई और अंडर वाटर ऑपरेशंस के सभी तरीकों में महारत हासिल करने के बाद ही उन्हें मार्कोस ऑपरेटिव का टाइटल दिया जाता है। यह ट्रेनिंग भयानक है, जिसका मतलब है कि इससे गुजरकर सिर्फ 2% एप्लीकेंट्स ही यहां तक पहुंच पाते हैं। मार्कोस की दिलेरी और बहादुरी उनकी उपलब्धियों में देखी जा सकती है, जैसे कि उनके कई एंटी पायरेसी ऑपरेशंस, जिन्होंने 2008 के बाद से अरेबियन सी और गल्फ ऑफ आर्डेन में समुद्री डाकुओं द्वारा कार्गो और नेवी शिप्स को हाईजैक करने की कम से कम 6 कोशिशों को नाकाम किया है। हर ऑपरेशन को इतना केयरफुल और प्रोफेशनल तरीके से संभाला गया था कि मीडिया ने फोर्स को ग्लोबो कॉप्स के नाम से रेफर करना शुरू कर दिया। 2012 में एक दूसरे ऑपरेशन के दौरान जम्मू और कश्मीर में एक दुश्मन आतंकवादी फोर्स ने एक सिंगल मार्कोस टीम पर भारी हमला किया, चाहे वो गिनती में बहुत ज्यादा थे और उनके पास रिएक्ट करने का टाइम भी नहीं था। फिर भी उनमें से एक ऑपरेटर ने पहला मौका मिलते ही दुश्मन पर जबरदस्त हमला किया। हालांकि उसके सीने और पैरों में गहरी चोट लगी थी, फिर भी वो आगे बढ़ा और तेजी से फायरिंग शुरू कर दी और अपनी यूनिट को आगे बढ़ाते हुए दुश्मन पर हावी हो गया। ये मुश्किल बहुत लगता है भाई, पर मैं शर्त से कह सकता हूँ कि उस सोल्जर ने जिस तरह की ट्रेनिंग पास की है ना, उसके मुकाबले में तो ये पिकनिक जैसा ही था। जॉइंट टास्क फोर्स 2 कनाडा की आर्म फोर्सेस की आन बान और शान है। दुनिया भर में मशहूर स्पेशल ऑपरेशन यूनिट जॉइंट टास्क फोर्स 2 या शॉर्ट में JTF-2। इस यूनिट को 1993 में रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस की आतंकवादी विरोधी जिम्मेदारियों को संभालने के लिए बनाया गया था। उस समय इस यूनिट में सिर्फ 100 ऑपरेटर शामिल थे। उन्हें मुख्य रूप से इंटरनल काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का काम सौंपा गया था। डायरेक्ट एक्शन, विशेष खुफिया जानकारी जुटाना और होस्टेज रिकवरी उनकी प्रमुख खासियतों में से एक था। दोस्तों, 2001 में आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तहत इस यूनिट को सबसे खतरनाक जगह अफगानिस्तान में तैनात किया गया था। उन्होंने कई दूसरे पार्टनर नेशंस के साथ मिलकर दुश्मन के मैदान पर तालिबान और अलकायदा से सीधे और बेखौफ होकर मुकाबला करके ऑपरेशन एंड्योरिंग फ्रीडम में मदद की थी। लेकिन शुरुआत में JTF-2 के ऑपरेशन को इतना गुप्त रखा गया था कि कनाडा के प्रधानमंत्री भी इस बात से अनजान थे कि ये फोर्स अफगानिस्तान
पाकिस्तान में है। उन्होंने जरूरी गठबंधन में एक गुप्त और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनके सेक्शन की वजह से उन्हें दुनिया के बेस्ट ट्रेंड और सुपर सीक्रेट ऑपरेटिव्स के रूप में जाना जाता है। हालांकि उनकी रेपुटेशन बहुत ही खतरनाक है। ये उस ट्रेनिंग के मुकाबले में कुछ भी नहीं है जिसे नए आने वाले JTF-2 सोल्जर्स को झेलना पड़ता है। हर एप्लीकेंट के पास पहले से कम 2 साल का मिलिट्री एक्सपीरियंस होना जरूरी है। एक फिजिकल फिटनेस वीक में पार्टिसिपेट करके उन्हें यह साबित करना होगा कि वो इसके लायक हैं। इस टेस्ट में देखा जाता है कि वो कितने 200 lbs स्क्वाट और 165 lbs बेंच प्रेस कर सकते हैं और वो कितनी तेजी से दौड़ सकते हैं। वैसे तो 8 मिनट और 12 सेकंड में 1.5 मील दौड़ने में सक्षम होना एक स्टैंडर्ड मिलिट्री फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए काफी है, लेकिन JTF-2 के लिए कैंडिडेट्स को 8 मिनट या उससे कम समय में उस दूरी को पूरा करने की जरूरत होती है। सबसे मुश्किल फेज साइकोलॉजिकल सिलेक्शन तब शुरू होता है जब ग्रुप में सबसे मजबूत लोग रह जाते हैं। कैंडिडेट्स के रिएक्शन को चेक करने के लिए उन्हें एक्सट्रीम प्रेशर वाली कंडीशन में धकेल दिया जाता है, जैसे कि चक्करदार ऊंचाइयों पर, बंद जगहों में या गहरे पानी के अंदर भी। दिमाग को थका देने वाले उन 7 दिनों में उनके बताए गए हर डर का इस्तेमाल उनके खिलाफ किया जाता है, जबकि वो बहुत ज्यादा नींद में होते हैं। इस भयानक सपने से बाहर निकलने का एकमात्र तरीका मजबूत बने रहना है। उसके बाद ही उन्हें स्पेशल ऑपरेटर असोल्टर कोर्स के लिए फिट माना जाएगा, जिसमें 10 महीने की मुश्किल टेक्निकल ट्रेनिंग शामिल है। सिलेक्शन प्रोसेस में इतना दबाव होने के कारण ये हैरानी की बात नहीं है कि हर 10 में से सिर्फ एक ही कैंडिडेट इसे क्लियर कर पाता है। सिलेक्शन प्रोसेस इतना मुश्किल होने की वजह से यूनिट में सिर्फ लगभग 600 मेंबर्स ही भर्ती हो पाते हैं। हालांकि मिलिट्री की इस ब्रांच में क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी मायने रखती है और JTF-2 में इसकी कोई कमी नहीं है। 2017 में एक JTF स्नाइपर ने 2.2 मील दूर से टारगेट को मारते हुए मिलिट्री हिस्ट्री में सबसे लंबे किल शॉट के लिए एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये पिछले रिकॉर्ड की तुलना में लगभग आधा मील ज्यादा था और इसके लिए बेहतरीन मैथमेटिकल नॉलेज, अमेजिंग आईसाइट और हाई एक्यूरेसी की आवश्यकता होती है। इस सच के बावजूद कि उनके मिशन टॉप सीक्रेट रखे जाते हैं, इस तरह के स्किल से ये इशारा मिलता है कि वो होस्टेजेस को बचाने से लेकर बोस्निया और हर्जेगोविना में सर्बियन स्निपर्स का पता लगाने तक के मिशन में शामिल रहे हैं। उन्हें सीक्रेट जरूर रखा जा सकता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि वो कनाडा के सबसे खौफनाक फाइटर्स हैं। क्या आप मानते हैं कि आप में एक JTF-2 एजेंट बनने की सारी खूबियां मौजूद हैं? तो क्यों ना आप अपनी निशानी को आजमाएं और देखें कि आप उन लाइक और सब्सक्राइब बटन को हिट कर सकते हैं या नहीं। तो चलिए वापस मुड़ते हैं और जानते हैं दुनिया की कुछ और भी स्पेशल एलीट फोर्सेस के बारे में। JW ग्रोम। फ्रेंड्स, पोलैंड की मिलिट्री में 5 अलग अलग स्पेशल फोर्स यूनिट हैं, लेकिन असल में सिर्फ एक ही ऐसी है जो दुनिया में सबसे कड़ी टक्कर देती है। उसे JW ग्रोम के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब है मिलिट्री ग्रुप 4 ऑपरेशनल मैनूवरिंग रिस्पॉन्स। दोस्तों, ज्यादा मजेदार बात यह है कि पोलिश में ग्रोम का मतलब थंडर होता है, लेकिन विडंबना ये कि वो बिल्कुल भी शोर नहीं मचाते। इस फोर्स के इतिहास का पता सेकेंड वर्ल्ड वॉर के फेमस चीहो चेमिनी पोलिश पैराट्रूपर्स से लगाया जा सकता है, जिन्हें द साइलेंट अनसीन भी कहा जाता है। फांसीवादी शासन के खिलाफ निडरता से लड़ने के लिए इस यूनिट को यूनाइटेड किंगडम में कई महीनों की ट्रेनिंग दी गई थी। फिर इन्हें कब्जा किए हुए पोलैंड में तैनात किया गया और आज ग्रोम के नाम को स्पेशल ऑपरेशंस, गुरिल्ला युद्ध और विशेष रूप से आतंकवाद विरोधी कार्रवाइयों के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वो रेस्क्यू ऑपरेशंस और होस्टेज रिकवरी मिशंस के साथ साथ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस को भी अंजाम देते हैं। पैराशूटिंग, अंडर वाटर इम्प्लांटेशन, डाइविंग, पायरोटेक्निक और व्हीकल हैंडलिंग जैसे कारनामे इस यूनिट की कुछ बेहतरीन मिलिट्री खासियतों में से एक हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें लगभग 75% ऑपरेटर हाईली ट्रेंड डॉक्टर हैं और ये यूनिट किसी भी समय मैदान में घायल सैनिकों की मदद के लिए पैराशूट के साथ तैयार रहती है। अपने सर्जिकल स्किल्स के साथ यूनिट जिस क्लिनिकल प्रिसिशन से ऑपरेशंस को कंट्रोल करती है, उस वजह से उन्हें द सर्जन के नाम से भी जाना जाता है। उनकी क्लिनिकल रेपुटेशन उनकी ट्रेनिंग और सिलेक्शन प्रोसेस में रिफ्लेक्ट होती है, जो ब्रिटिश SAS और अमेरिकन डेल्टा फोर्स सिस्टम से इंस्पायर्ड थी। अनगिनत क्रंचेस और पुशअप्स के अलावा हर कैंडिडेट की सहन शक्ति का टेस्ट ट्रुथ टेस्ट के जरिए किया जाता है। कैंडिडेट्स को तब तक ट्रेनिंग दी जाती है जब तक कि वो थक नहीं जाते। इस दौरान कैंडिडेट्स को उनके मेंटल टॉलरेंस को साबित करने के लिए स्टाफ के द्वारा किए गए अजीबोगरीब सवालों का जवाब देना पड़ता है। इसे और बदतर बनाने के लिए 30 मील तक भेड़ियों और भालुओं से भरे हुए पहाड़ी इलाकों से थका देने वाले वॉकआउट को सहन करते हुए एप्लीकेंट्स को जानबूझकर भूखा रखा जाता है। अगर इस समय तक भी डर और थकान ने उन्हें नहीं तोड़ा है तो वो सिलेक्शन प्रोसेस की सबसे मुश्किल स्टेज में आगे बढ़ जाते हैं। ओरिएंटियरिंग, पेट्रोलिंग और शूटिंग जैसे बेहद मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उन्हें बर्फ के पानी में डुबो दिया जाता है, उन पर मिर्च का स्प्रे छिड़का जाता है
और टेजर गन के द्वारा शॉक दिया जाता है। इतनी शारीरिक मेहनत करने के बाद कैंडिडेट से एक दिन में 5000 कैलोरी कम करने की उम्मीद की जाती है और कुछ कैंडिडेट्स का वजन तो सिर्फ 6 दिनों में 15 पाउंड तक ही कम हो पाता है। हालांकि सिलेक्शन प्रोसेस में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, लेकिन सभी कैंडिडेट्स में से सिर्फ 1 से 5% ही इसे पूरा कर पाते हैं। हालांकि ये ज़्यादातर ग्रोम ऑपरेटिव्स में एक मजबूत इच्छा शक्ति पैदा करता है, जो कि यूनिट के मिशंस को पूरा करने के लिए बहुत ही ज़रूरी था। हालांकि उनके लगभग 70% ऑपरेशंस को टॉप सीक्रेट रखा जाता है, फिर भी उनके कुछ ऑपरेशंस को पब्लिक की नज़रों से छुपाए रखना मुश्किल साबित हुआ है। भले ही पब्लिक ग्रोम की उपलब्धियों की डिटेल्स कभी ना जान पाए, लेकिन ये समझ पाना मुश्किल नहीं है कि उन्हें पोलैंड का गौरव क्यों कहा जाता है। 101st एम्फीबियस रिकॉग्निसेंस बटालियन। ताइवान को अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ पर बहुत ही गर्व है और वो पब्लिक के सामने अपनी जबरदस्त ताकतों को साबित करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहा है। परेड में अनगिनत ब्लैक क्लेड कमांडो द्वारा पहने गए ये ठोस केवलर बैलिस्टिक फेस मास्क कम से कम कहने के लिए तो बहुत ही डरावने होते हैं, लेकिन 101st एम्फीबियस रिकॉग्निसेंस बटालियन, जिसे सी ड्रैगन फ्रॉगमेन के नाम से भी जाना जाता है, उसके मुकाबले में वो इतने डरावने नहीं है। ये ताकतवर यूनिट रिपब्लिक ऑफ चाइना आर्मी के स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स का हिस्सा है, जो अंडर वाटर, एम्फीबियस और समुद्री खुफिया जानकारी इकट्ठा करने में माहिर है। इस यूनिट की स्थापना 1949 में अमेरिका द्वारा दी गई ट्रेनिंग और सपोर्ट की वजह से हुई थी, जिससे वो यूएस नेवी सील्स के लिए ताइवान का जवाब बन गए। उन्होंने इस ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया और अपनी जान को जोखिम में डालते हुए कम्युनिस्ट चीन से खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के साथ साथ कोस्टल प्रोजेक्ट पर कई सीक्रेट मिशंस को भी अंजाम दिया। सील्स की तरह सी, एयर और लैंड ऑपरेशंस के लिए उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उनका मिशन पानी के नीचे हमले, विशेष खुफिया जानकारी इकट्ठा करना, पानी के नीचे बॉम्ब फिट करना। हालांकि दोस्तों, नेवी सील ट्रेनिंग वैसे भी खतरनाक होने के लिए जानी जाती है, लेकिन सी ड्रैगन फ्रॉगमेन की ट्रेनिंग का अपना एक अलग ही लेवल है। 15 हफ्तों की फिजिकल और मेंटल स्टेमिना ट्रेनिंग के दौरान कैंडिडेट्स को बेहद दर्दनाक ट्रेनिंग एक्सरसाइजेज जैसे कि सैंड क्रॉलिंग, बोट रनिंग और यहाँ तक कि सर्फ टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता है। 1 और 9 हफ्तों के अंडर वाटर ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद उन्हें अपने आखिरी चैलेंज का सामना करना पड़ता है, जिसे द रोड टू हेवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ उन्हें अपने शरीर को नुकीली चट्टानों और पत्थरों के 160 फीट के मुश्किल रास्ते पर खुद को घसीटने के लिए मजबूर किया जाता है। ये नरक के रास्ते की तरह है। चोट लगने और खून बहने के बावजूद कैंडिडेट्स को इंस्ट्रक्टर्स द्वारा अलग अलग लेवल्स पर मुश्किल काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यार, ये देखना बहुत ही दर्दनाक है। हालांकि अगर इंस्ट्रक्टर्स को ये विश्वास नहीं आता कि कैंडिडेट्स हर एक्सरसाइज में अपना 100% दे रहे हैं, तो वो उन्हें शुरू से स्टार्ट करने के लिए कहते हैं। इस छोटे और बेहद मुश्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम की वजह से सिर्फ 20% कैंडिडेट्स ही फाइनल ग्रेड में अपनी जगह बना पाते हैं। इनकी सहन शक्ति और मजबूती के फाइनल टेस्ट के रूप में इनका कमांडर नए ग्रेजुएट फ्रॉगमैन के बैच को डायरेक्टली उनके सीने में पिन कर देता है। वाह, क्या शार्प यूनिफॉर्म है भाई। जहां आर्मी को सी ड्रैगन फ्रॉगमैन की बहादुरी पर बहुत ही गर्व है, वहीं उनके खुफिया ऑपरेशंस के बारे में सभी जानकारियों को टॉप सीक्रेट रखा जाता है। हालांकि ये कोई हैरानी की बात नहीं है, ये देखते हुए कि उनका सबसे बड़ा खतरा चीन है, जो कि उनका निकटतम पड़ोसी भी है। 1949 में चाइना में सिविल वॉर खत्म होने के बाद ताइवान ने चाइनीज मेनलैंड से खुद को अलग घोषित कर दिया था, जिस पर रियल चाइना के बजाय शायद रिपब्लिक ऑफ चाइना की हुकूमत थी। तब से चाइना ने ये साफ कर दिया है कि ताइवान को उसके कंट्रोल में ही होना चाहिए। ताइवान को मिलिट्री कंट्रोल में लेने की जरूरत कभी भी पड़ सकती है। यही वजह है कि सी ड्रैगन फ्रॉगमैन ताइवान के डिफेंस प्लान का एक अहम हिस्सा है। फ्रेंड्स, कोई नहीं जानता कि इस यूनिट में कितने लोग हैं, उनके पास कितने इक्विपमेंट्स हैं और वो हमले के लिए कितनी अच्छी तरह से तैयार हैं। इस सीक्रेट फसाद की वजह से कहा नहीं जा सकता कि अगर चाइना कभी ताइवान पर हमला करने के लिए फैसला करेगा तो कितने खूंखार फ्रॉगमैन ताइवान की रक्षा करने के लिए तैयार खड़े होंगे। जियोलोंग कमांडोज। दोस्तों, ताइवान अकेला ऐसा देश नहीं है जिसके पास स्पेशल सी ड्रैगन फोर्स है। चाइना में पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी का अपना एलीट स्पेशल ऑपरेशन फोर्स है, जिसे जियोलोंग कमांडो के रूप में जाना जाता है, जिसके नाम का मतलब सी ड्रैगन भी होता है। अंडर वाटर ऑपरेशंस, कोस्टल इन्फिल्ट्रेशन, जंगल पेट्रोल और अर्बन काउंटर टेररिज्म जैसे कई तरह के काम इस टॉप सीक्रेट यूनिट को सौंपे गए हैं।
2002 में बनाए जाने के बावजूद इस यूनिट को चाइना की मिलिट्री का सबसे खास टॉप सीक्रेट यूनिट माना जाता है। इस फोर्स के बनने के 6 साल के बाद 2008 तक दुनिया को सी ड्रैगन के बारे में पता नहीं चल पाया था और उनके ताइवानी काउंटर पार्ट्स की तरह उनके मिशंस के बारे में बहुत ही कम जानकारी पब्लिक को बताई जाती है। जो पता है वो सिर्फ इतना कि अपने नाम के बावजूद उनकी एक्टिविटी सिर्फ अंडर वाटर ऑपरेशंस तक सीमित नहीं है। ये यूनिट उन इलाकों में हवा के बीच सतह और पानी के अंदर घुसपैठ मिशन करती है, जिसमें झुलसाने वाले रेगिस्तान से लेकर जमे हुए पहाड़ तक शामिल हैं। चीनी सरकार की फंडिंग की मदद से उन्हें हाई क्लास वेपन्स के एक यूनिक आर्सेनल का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग दी जाती है। स्नाइपर्स, राइफल्स और रॉकेट लॉन्चर के सेट के साथ ये यूनिट स्पेशल अंडरवाटर QBS-06 राइफल्स का भी इस्तेमाल करती है, जिसे नीडल गन के रूप में भी जाना जाता है। पानी के अंदर गोलियों को जबरदस्त हाइड्रोडायनेमिक टॉलरेंस का सामना करना पड़ता है, जिससे वो जल्दी स्पीड खो देती हैं। ये हथियार पानी के नीचे दुश्मनों पर नुकीले स्टील डार्ट से भी हमला करते हैं ताकि उनको घायल किया जा सके। इस मुश्किल डाइवर वर्सेस डाइवर की लड़ाई में शामिल होने के लिए कैंडिडेट्स को पहले 3 महीने की इंटेंस ट्रेनिंग पास करनी होती है। अनगिनत पुशअप और प्रेसअप के अलावा नए कैंडिडेट्स को फुल कॉम्बैट गियर पहने हुए 2 घंटे से कम समय में 3 मील से ज्यादा खतरनाक पानी में तैरने में सक्षम होना चाहिए। हजारों बार तो नहीं, लेकिन टेक्निकल एक्सरसाइज को कम से कम सैकड़ों बार दोहराया जाता है, जब तक कि हर मूवमेंट अच्छी तरह से याद न हो जाए। एनिमी फोर्सेस द्वारा जांच या कब्जा किए जाने की तैयारी के लिए उन्हें एक्सट्रीम सर्वाइवल ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें मड कॉम्बैट, मॉक कैप्चर और रेजिस्टेंस ट्रेनिंग शामिल होती है। एप्लीकेंट्स को यहां पर 52 घंटे की सख्त इंटरोगेशन टेक्निक का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उन्हें भयानक टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, जिसमें थकान, खाने और पानी की कमी और आंसू गैस के बार बार संपर्क में आना शामिल है। कई एप्लीकेंट्स इस भयानक ट्रेनिंग को सहन नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से लगभग 88% लोग इसमें से ड्रॉप आउट हो जाते हैं। बचे हुए स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स को स्पेशल इन्फिल्ट्रेशन ट्रेनिंग दी जाती है, जैसे कि हेलीकॉप्टर से फास्ट रोपिंग, पैराशूटिंग, नाइट ऑपरेशंस और एक्सप्लोसिव डिमोलिशन। समुद्र में चाइनीज नेवी की सबसे टफ यूनिट के रूप में उनकी रेपुटेशन उनसे पहले हर जगह पहुंच जाती है। जैसा कि 2017 में OS-35 कार्गो जहाज को शामिल करने वाले उनके मिशन से साबित होता है, बल्कि करियर को गल्फ ऑफ एडन में सोमाली समुद्री डाकुओं द्वारा हाईजैक कर लिया गया था, जो उनके लिए तो अनजान था, पर जो सी ड्रैगन के लिए एक कॉमन एस्कॉर्ट मिशन ग्राउंड है। जहाज के खतरे के संकेतों का जवाब एक सिंगल यूनिट ने दिया, लेकिन इससे पहले कि वो बातचीत कर पाते, डरे हुए हाईजैकर्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो भाग गए। चीनी सरकार को अपनी स्किल्स पर इतना भरोसा है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के डिप्टी कमांडर ने घोषणा की कि वो सिर्फ 3 दिनों में ताइवान को आसानी से जीत सकते हैं। ताइवान के अपने सी ड्रैगन की सीक्रेट फोर्स को देखते हुए ये एक बहुत बड़ा दावा है। इसलिए भाई, अगर चौतरफा युद्ध छिड़ जाता है तो आपको क्या लगता है कि कौन सी यूनिट जीतेगी? पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सी ड्रैगन या रिपब्लिक ऑफ चाइना के सी ड्रैगन? नीचे कमेंट करके बताइएगा। GSG-9 1972 के समर ओलंपिक गेम्स के दौरान जर्मन शहर म्यूनिख एक आतंकवादी साजिश का शिकार हुआ था, जिसने ऐसी तबाही मचाई जो कि दुनिया भर में सुर्खियों में रही। जर्मन फोर्सेस को ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए ना तो कभी ट्रेनिंग दी गई थी और ना ही वो उसके लिए तैयार थे। हालांकि इसे फिर से रोकने के लिए स्पेशल काउंटर टेररिज्म यूनिट ग्रेंसस्टुर्ज ग्रुप 9 बनाया गया। इसे GSG-9 के नाम से भी जाना जाता है और इस यूनिट को जर्मन पुलिस फोर्स के अंतर्गत ही बनाया गया था, क्योंकि नागरिकों के खिलाफ मिलिट्री पावर का इस्तेमाल करना जर्मन कानून के खिलाफ है। GSG-9 जर्मन फेडरल पुलिस के एक डिवीजन के रूप में शुरू हुआ और देश का सबसे एलीट काउंटर टेररिज्म और स्पेशल ऑपरेशंस यूनिट बन गया। ये मुख्य रूप से होस्टेज रेस्क्यू और काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के लिए जिम्मेदार है। सभी GSG-9 कैंडिडेट्स को जर्मन पुलिस फोर्स में कम से कम 2 साल तक का एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि ये यूनिट जहां तक हो एफिशिएंट और यूनिफाइड दोनों ही हो। इसके बाद कैंडिडेट्स को एक 5 दिन के एप्टीट्यूड टेस्ट से गुजरना पड़ता है, जिसमें उनके शरीर के वजन का 75% बेंच प्रेस करना पड़ता है। चक्करदार ऊंचाई पर एल्टीट्यूड टेस्ट देना और मेंटली चैलेंजिंग साइकोलॉजिकली टेस्ट देना शामिल है। सिर्फ 10 से 15% रिक्रूट्स ही इस मुश्किल टेस्ट के आधार पर बेसिक ट्रेनिंग के लिए आगे बढ़ते हैं, इस सच के बावजूद कि इसमें बेसिक जैसा कुछ भी नहीं है। ये 4.5 महीने का कोर्स है जो हथियारों से निपटने, करीब से मुकाबला करने, नेविगेशन, क्लाइंबिंग, रैपलिंग और मेडिकल ट्रेनिंग पर फोकस्ड है। इसके बाद एक फाइनल टेस्ट होता है जिसे हार्ड वर्क कहा जाता है। सिर्फ एक कंपास और जरूरत की कुछ थोड़ी सी चीजों के साथ कैंडिडेट्स को बहुत दूर ही कहीं छोड़ दिया जाता है।
सिर्फ एक सप्ताह में उन्हें एक निर्धारित समय सीमा के अंदर एक स्पेशल लोकेशन पर पहुंचने के लिए हर रोज 22 से ज्यादा घंटे चलना पड़ता है। इतनी मुश्किल स्पीड को बनाए रखने के लिए कैंडिडेट्स रात में 2 घंटे से भी कम समय सोते हैं और कई लोग तो ज्यादा थकान से गिर भी जाते हैं। दोस्तों, भले ही वो फिनिश लाइन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएं, लेकिन उनकी ट्रेनिंग यहाँ खत्म नहीं होती है। उसके बाद उन्हें 3 ऑपरेशनल यूनिट्स में से एक में 4.5 महीने की स्पेशल ट्रेनिंग को पूरा करना होता है, जिसमें प्रिसिशन शूटर्स, ऑपरेशनल डाइवर्स या पैराट्रूपर्स शामिल हैं। सिर्फ 8% एप्लीकेंट्स ही ट्रेनिंग के अंत में GSG 9 के रैंक में अपनी जगह बना पाते हैं। इसका मतलब है कि 200 ऑपरेटिव के एक ग्रुप को सिर्फ 16 कैंडिडेट्स तक ही सीमित कर दिया जाएगा। इस मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस के कारण यूनिट में कुल 500 मेंबर्स ही हैं। गिनती में कम होने के बावजूद भी वो अपनी पावर और परफॉर्मेंस के दम पर इस कमी को पूरा कर देते हैं। इसके बनने के ठीक 4 साल बाद इसे अपने पहले मिशन ऑपरेटर फायर मैजिक के लिए भेजा गया, जहां इसने तुरंत एक एलीट यूनिट के रूप में अपनी रेपुटेशन को मजबूत किया। GIGN। दोस्तों, फ्रेंच मिलिट्री के इस यूनिट पर कोई भी सिर्फ एक नजर डालेगा तो समझ जाएगा कि फ्रेंच गवर्नमेंट अपनी नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कितनी सीरियस है। हैरानी की बात यह है कि ये यूनिट एक स्पेशल फोर्स यूनिट भी नहीं है। भयानक रूप से शानदार ये यूनिफॉर्म एक फ्रेंच कॉम्बैट इंजीनियरिंग आर्मी यूनिट है। और अगर आपको लगता है कि वो इंजीनियर्स डरा रहे थे तो रुकिए, तब तक जब तक कि आप फ्रांस की प्रमुख काउंटर टेररिज्म और होस्टेज रेस्क्यू यूनिट GIGN को नहीं देख लेते। इस छोटे से नाम का फुल फॉर्म है नेशनल जॉन्डार्मरी इंटरवेंशन ग्रुप। मिलिट्री मास्टर्स के रूप में उनके दिखने के बावजूद ये ग्रुप वास्तव में फ्रांस की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी का एक हिस्सा है। इसे GSG 9 की तरह 1972 के म्यूनिख हमले के तुरंत बाद बनाया गया था। उनके मुश्किल ट्रेनिंग रेजिम के कारण GIGN वर्ल्ड की काउंटर टेररिज्म कम्युनिटी के टॉप रैंक तक पहुंच गया है। दोस्तों, सबसे पहले तो कोई भी आदमी GIGN का मेंबर यूं ही नहीं बन सकता। फ्रेंच लॉ एनफोर्समेंट के लिए जिम्मेदार जॉन्डार्मरी नाम की एक मिलिट्री फोर्स में कैंडिडेट्स को कम से कम 4 साल की ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, तभी वो इस 3 महीने के मुश्किल सिलेक्शन प्रोसेस से गुजरने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फिजिकल टेस्ट में अलग अलग तरह के एलिमेंट शामिल होते हैं। कैंडिडेट्स को अपने हाथों और पैरों को बांधकर 50 मीटर तक तैरना होता है। उन्हें 1 घंटे से भी कम समय में 44 पाउंड वजन वाले बैग के साथ 5 मील दौड़ने की जरूरत होती है। और ये सब तो सिर्फ एक शुरुआत है। कैंडिडेट के हौसले का टेस्ट उसे एक हार्नेस में बांधकर जमीन से 65 फीट ऊपर एक लकड़ी के तख्त पर चलने के लिए फोर्स करके किया जाता है। ये एक 6 मंजिला इमारत के बराबर है। वहां उन्हें इंस्ट्रक्टर्स द्वारा ट्रेन किया जाता है, जिसमें अजीब और गरीब सवालों के जवाब से लेकर उनके हार्नेस को हटाने तक हर चीज करने के लिए कहा जाता है। उनका टेस्ट ये देखने के लिए किया जाता है कि वो रूल्स को कितनी अच्छी तरह से फॉलो करते हैं और तनावपूर्ण परिस्थितियों में कितने अच्छे फैसले ले सकते हैं। 8 महीने की एक स्पेशल ट्रेनिंग के बाद GIGN कैंडिडेट्स को एक अजीब एक्टिविटी करने के लिए कहा जाता है, जिसे द ट्रस्ट शॉट कहा जाता है। बॉडी आर्मर पहने एक कैंडिडेट अपने गले से मिट्टी की डिस्क लटकाता है, जबकि दूसरा कैंडिडेट असली गोलियों से डिस्क को शूट करने की कोशिश करता है। इनमें से सिर्फ 10% से कम कैंडिडेट्स ही फाइनल तक पहुंच पाते हैं। भाई, उम्मीद करता हूं कि वो खुद से ड्रॉप आउट कर गए हों, इसलिए नहीं कि दूसरे कैंडिडेट्स का निशाना चूक गया था। ये यूनिट दुनिया के कुछ सबसे खतरनाक मिशंस को अंजाम देने के लिए अपने साथियों के ऊपर इसी तरह का अंधा भरोसा करती हैं, जैसे कि 1994 में फ्लाइट 8969 का हाईजैक किया जाना, रनवे पर रहते हुए एयर फ्रांस एयरलाइनर और उसके लगभग 200 चालक दल और यात्रियों को अल्जीरियाई आतंकवादियों के एक ग्रुप ने बंधक बना लिया था। वो आईफिल टावर के ऊपर से प्लेन को उड़ाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन उनके इस खतरनाक प्लान को आगे बढ़ने से पहले ही GIGN इसमें शामिल हो गया। एयरपोर्ट के स्टाफ के रूप में उन्होंने प्लेन के ढांचे और खिड़कियों पर जासूसी डिवाइस लगाते समय प्लेन को सर्विस करने का नाटक किया। फिर होस्टेजेस को नुकसान से बचाने के लिए सावधानी बरतते हुए GIGN के 30 ऑपरेटिव्स ने प्लेन पर धावा बोल दिया और एक भी होस्टेज या ऑपरेटिव को खोए बिना सिर्फ 20 मिनट में चारों हाईजैकर्स को बाहर निकाल लिया। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इस घटना ने दुनिया के सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेस में से एक के रूप में GIGN की रेपुटेशन को 4 चांद लगाए। वाह, कमाल की फोर्स है भाई। दोस्तों, मैं चाहकर जितनी भी कोशिश कर लूं, मैं कभी भी दुनिया के सबसे एलीट स्पेशल फोर्सेस की उपलब्धियों को एक वीडियो में शामिल नहीं कर पाऊंगा। इसलिए अगर आपने इस सीरीज का पहला एपिसोड अब तक नहीं देखा है तो एलीट फोर्सेस के बारे में ज्यादा जानने के लिए फटाफट उसको देख डालिए। और अगर आपको पार्ट 3 भी देखना है तो मुझे नीचे कॉमेंट करके बताएं, क्योंकि दुनिया भर में ऐसे और कई यूनिट्स हैं जिनके बारे में आपको मैं बताने के लिए बता दूं। लेकिन आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन से स्पेशल फोर्सेस को सबसे एलीट टाइटल मिलना चाहिए? नीचे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, देखने के लिए शुक्रिया।